ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हाँ, ये है वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो का सच। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को ये नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा। ये बयान मोदी। अब सोचिए, अगर कल से आपसे सवाल पूछने का हक छीन लिया जाए, अगर मीडिया में सिर्फ एक ही आवाज गूंजे और विपक्ष की हर आवाज जड़ से दबा दी जाए, समाज में तब क्या बचेगा? जवाब कड़ा है, सिर्फ एक तरफा सत्ता और डिक्टेटरशिप। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां विपक्ष सोना पड़ जाता है, वहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। 1992 में पेरू के फिजू मोरो का उदाहरण सामने है। अर्जेंटीना और कई दक्षिण एशिया देशों के उदाहरण ये साफ बताते हैं कि मीडिया सेंसरिंग और अपोजिशन को खत्म करना लोकतंत्र का अंत है। और हमें ये दूर के उदाहरण देखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे अपने यहाँ 1975 की इमरजेंसी एक ऐसी काली घटना थी जब इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस को चुप कर दिया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रोककर लोकतंत्र पर ताला जड़ दिया। यही नहीं, राजीव गांधी के दौर में बेफोर्स कंट्रोवर्सी, 1984 के बाद के दंगे और यूरोपीय के समय के घोटाले, ये सब साबित करते हैं कि सत्ता में होने का अर्थ अकाउंटेबिलिटी से नहीं हट सकता। और अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब एक मजबूत ऑपोजिशन और स्वतंत्र मीडिया मौजूद हो। राहुल गांधी की कहानी इसी संदर्भ में और दिलचस्प बन जाती है। वह न केवल एक नेता है बल्कि एक राजनीतिक परिवार की चौथी पीढ़ी से आते हैं। दादा ने देश के पहले प्रधानमंत्रियों में सेवा की, दादी इंदिरा गांधी खुद सत्ता में रही, पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी भी राजनीति के केंद्र में रहे। इस खांचे में पैदा होने के बावजूद राहुल का रास्ता आसान नहीं रहा। 2004 के बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन की तो उनके ऊपर हमेशा डायनेस्टी का ठप्पा रहा। परिवार से आने की वजह से पद मिला, इसी नैरेटिव ने उन्हें आसान टारगेट बना दिया। सोशल मीडिया और टीवी पर उनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, पॉज को काटकर मीम बनाए गए और लोगों ने उन्हें पप्पू कहकर स्थापित करना शुरू कर दिया। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध। 2014 का चुनाव इस बात का टर्निंग पॉइंट था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई और राहुल गांधी की पब्लिक इमेज एक कंफ्यूज्ड, इनमेच्योर नेता के रूप में आम धारणा बन गई। फिर भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटा। 2015 में कुछ समय के बाद वापसी और संसद में सूट बूट की सरकार जैसे आरोपों से उन्होंने एक नया राजनीतिक टोन सेट किया। 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बनना, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत जैसे मोड़ ये दिखाते हैं कि कोई नैरेटिव फाइनल नहीं होता। राजनीतिक वैलिडेशन मेहनत और ग्राउंड कनेक्टिविटी से आती है। पर 2019 की हार और अपनी पारिवारिक सीट अमेठी का छोड़ना राहुल के लिए बड़ा पर्सनल सेटबैक था। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अकाउंटेबिलिटी का जो संदेश दिया, वह किसी भी पॉलिटिशियन का सहज प्रवृत्ति नहीं है। इससे एक और नया परसेप्शन बन गया कि राहुल गांधी सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि मोरल वैल्यूज के लिए खड़े होते हैं। फिर आया किसान आंदोलन और राहुल का सार्वजनिक संघर्ष। ट्रैक्टर रैली से लेकर संसद तक वे किसानों के मुद्दे पर लगातार खड़े रहे और आखिरकार देश की राजनीति को उस संघर्ष ने सहेजा। सरकार को 3 कंट्रोवर्शियल लॉज फॉर्म वापस लेने पड़े। ये साबित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ग्रासरूट्स मूवमेंट्स और विपक्ष का सुदृढ़ होना नीतिगत बदलाव ला सकता है। इसी दौर में ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं द्वारा विपक्षी नेताओं पर लगी लंबी पूछताछ, रेड्स और लीगल प्रेशर्स पर सवाल उठे। जबकि 2014 और 2022 में कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को एजेंसियों के रडार में देखा गया। ये संदर्भ था जब 2022 में राहुल गांधी ने एक बड़े पब्लिक फेसिंग कदम के रूप में भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च की। 3500 किलोमीटर की ये पद यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए नारा था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कोई बड़ा मंच, कोई शो नहीं, बस आम लोगों से आमने सामने बातचीत, खेतों में बैठना, चाय की दुकान पर चर्चा, युवाओं और छात्रों से सीधा जुड़ना।
ये सिर्फ पीआर नहीं था। ग्राउंड पर देखें तो जहां जहां ये यात्रा गुजरी वहां कांग्रेस के वोट शेयर मेजरेबल अपस्टिक दिखे और जनता की परसेप्शन में बदलाव आया। जहां लोग पहले उन्हें पप्पू कहते थे, अब वहीं पर लोग उन्हें एक सीरियस लीडर के तौर पे देखने लगे। इसके बाद 2023 का वह विवादित दौर आया जब एक डिफेमेशन केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, लोकसभा सदस्यता छीन ली, पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि इतना कठोर सजा का ठोस कारण नहीं दिखाया गया और उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया। ये जुडिशरी के बैलेंसिंग एक्ट का भी सबूत था कि लोकतंत्र की इंस्टीट्यूट कभी कभी करेक्टिव रोल निभा सकती है। राहत मिलने के बाद राहुल गांधी संसद में वापस आए और मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा। मैं मणिपुर गया, प्रधानमंत्री नहीं गए। उनका भवांजलि बयान वायरल हुआ। प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं। 2014 के आम चुनाव में जहां सत्ता मिलकर नहीं आई, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों को ग्राउंड का समर्थन मिला। 2025 में राहुल गांधी की भूमिका और भी ज्यादा मुखर हुई। वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग के प्रोसेस और लीगल मिसयूज में सेंट्रल एजेंसीज पर सवाल उठाने का सवाल, युवा वर्ग में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई और सोशल मीडिया पर भी उनकी रीच बढ़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता का पोर्ट्रेट नहीं है कि डेमोक्रेसी तभी स्वस्थ रहती है जो ऑपोजिशन जिंदा हो और स्वतंत्र रहता है। जहां ऑपोजिशन खत्म, जहां मीडिया को गैग कर दिया जाए और कानून व्यवस्था व इन्फोर्समेंट का प्रयोग सेलेक्टिव तरीकों से किया जाए, वहां डिक्टेटरशिप का खतरा खड़ा हो जाता है। हमारे देश ने पहले भी देखा है, इमरजेंसी की छाया, भ्रष्टाचार के बड़े छोटे स्कैंडल्स और सत्ता में बैठे कुछ नेताओं की गलतियों ने ये सीख दी है कि बिना कुशल और बहस करने वाले विपक्ष के लोकतंत्र सिर्फ नाम भर कर रह जाता है। राहुल गांधी परफेक्ट नहीं है, पर उनकी जर्नी ने यह साबित किया है कि गिरना और उठना, विरोध करना और सवाल करना एक जीवित लोकतंत्र की निशानी है। और आखिर में जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि देश का भविष्य किसी एक नेता के वादों से नहीं आएगा, बल्कि हर आम नागरिक की उस कलम से आएगा जिससे उसने बैलेट पे निशान लगाया था। इसलिए सवाल पूछो, आवाज उठाओ और विपक्ष को जिंदा रखो, क्योंकि लोकतंत्र की असली सुरक्षा हमारी एक्टिव सिटीजनशिप भी है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।